Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। देखिए हम पिछले एज ऑफ चौसर हमने पढ़ा और आपने काफ़ी पसंद भी किया। तो आज हम पढ़ेंगे रिफॉर्मेशन मूवमेंट के बारे में। तो देखिए उससे अगला जो टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, वो था आपका एज ऑफ रिवाइवल। तो देखिए एज ऑफ रिवाइवल में दो चार इवेंट होती हैं। एक रिफॉर्मेशन मूवमेंट है, दूसरा रेनेसा है, और रेनेसा के अंतर्गत बहुत सारे इवेंट्स होती हैं, तो उनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम रिफॉर्मेशन मूवमेंट को ब्रीफली जो है पढ़ लेते हैं। देखिए आप जिसमें जो लिखा है उससे ज़्यादा मेरे को सुने और सुनने पर ध्यान दें। देखिए ये जो मूवमेंट है रिफॉर्मेशन मूवमेंट, ये कैथोलिक जो रिलीजियन है ईसाइयों का, उसके विरोध में ये शुरू किया गया। तो इसको हम प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। और ये जर्मनी में शुरू हुआ, उसके बाद टोटल यूरोप में ये स्प्रेड हुआ, पूरे यूरोप में फैला। इसके कारण इसको यूरोपियन रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो इसमें पहला प्रश्न उठता है, व्हाट वाज द रिफॉर्मेशन मूवमेंट एंड व्हाट इज इट्स मीनिंग। इसका अर्थ क्या है और ये क्या था। देखिए बात करते हैं, इट वाज स्टार्टेड इन 16th सेंचुरी। तो इट वाज अ 16th सेंचुरी रिलीजियस मूवमेंट। इस 16वीं शताब्दी का ये धार्मिक आंदोलन था। तो धर्म सुधार आंदोलन के नाम से इसको जानते हैं। और 1517 में ये शुरू होता है। अभी आगे पढ़ेंगे। तो इट वॉज अ 16th सेंचुरी रिलीजियस मूवमेंट मार्क्ड अल्टीमेटली बाय रिजेक्शन ऑफ सम रोमन कैथोलिक डॉक्ट्रिन्स। तो ये रोमन कैथोलिक जो सिद्धांत थे, उनके प्रोटेस्ट में उन सिद्धांतों को रिजेक्ट करके इस मूवमेंट की शुरुआत होती है। एंड प्रैक्टिस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेस्टेंट चर्चेस। और इसके बाद प्रोटेस्टेंट जो चर्च की स्थापना होती है और नए नियमों को अपनाया जाता है। तो यही कारण है इसको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है, हु स्टार्टेड द रिफॉर्मेशन मूवमेंट एंड व्हेन एंड वेयर डिड इट स्टार्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही एग्जाम में टीजीटी पीजीटी में यही प्रश्न आता है मात्र। अब मार्टिन लूथर जो कि एक एगस्टियन मॉन्क थे और विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी के लेक्चरर थे। तो मार्टिन लूथर ने इस रिफॉर्मेशन को, इस मूवमेंट को 1517 में शुरू किया। और 1517 में मार्टिन लूथर ने अपनी 95 थीसिस को पब्लिश किया। और उन थीसिस को कैथोलिक जो डॉक्ट्रिन से उनके विरोध में यूनिवर्सिटी की दीवारों पर चिपका दिया। क्या कारण था चिपकाने का, तो इस बैकग्राउंड को जानते हैं। देखिए पोप का एक प्रतिनिधि मंडल जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो सेल ऑफ इंडल्जेंस यानी कि क्षमा पत्र की बिक्री, क्षमा पत्रों की बिक्री को करने के लिए विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में 1517 में आते हैं। अब आप कहेंगे ये क्षमा पत्र क्या थे। देखिए इन्होंने क्या किया था पोप ने, कि कोई भी इंसान कोई भी पाप करता है तो इन्होंने क्षमा पत्र बिक्री करने शुरू कर दिए कि कोई भी व्यक्ति इन पाप करने के बाद इन क्षमा पत्रों को खरीद लेगा तो उन पैसों की खनक से उसके पाप जो है सारे धुल जाएंगे। तो ये जो बात थी क्षमा पत्रों की बिक्री और उनसे पापों का समाप्त होना, ये मार्टिन लूथर को ये बात हजम नहीं होती है। और इस अंधविश्वास के विरोध में वो
95 थीसिस छपवाते हैं और विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी की दीवारों पर चिपकवा देते हैं। तो यहीं से जो है आपका रिफॉर्मेशन मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो हिज थियोलॉजी चैलेंज द अथॉरिटी एंड ऑफिस ऑफ पोप बाय टीचिंग दैट द बाइबल इज द ओनली सोर्स ऑफ डिवाइनली रिवील्ड नॉलेज। जो दिव्य नॉलेज है, जो ईश्वर की नॉलेज है, उसको प्रकट करने का सोर्स एकमात्र बाइबल है, और इसमें पोप और जो अदर क्लेर्जी हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात उन्होंने अपनी थ्योलॉजी से कैथोलिक डॉक्ट्रिन्स को चैलेंज किया। अब प्रश्न उठता है, व्हाई डिड द रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट और व्हाट वर द रीजन आफ्टर दिस मूवमेंट, कि क्या कारण थे इस मूवमेंट के शुरू होने के। भाई कैथोलिक धर्म चल ही रहा था, तो फिर नया धर्म शुरुआत करने की क्या आवश्यकता थी। तो नेचुरल है, जब अति हो जाती है और आम जनमानस जब परेशान हो जाता है, अपने आप पे बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करता है, तब कहीं जाके विस्फोट होता है। तो कुछ कारण हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। एक कारण आपने इंडल्जेंस यानी कि क्षमा, सेल ऑफ इंडल्जेंस पढ़ा, यानी क्षमा पत्रों की बिक्री, तो वो भी एक कारण था। तो देयर वर मैनी रीजन्स ऑफ दिस मूवमेंट। पहले रिलीजियस रीजन्स को जानते हैं। देखिए क्या है, द पोप वॉज हाईएस्ट प्रीस्ट एंड अथॉरिटी ओवर द क्रिश्चियन रिलीजन। इवन द किंग ऑफ द कंट्री डेयर्ड नॉट टू अपोज दोज कमांड्स। देखिए पूरे यूरोप में पोप का शासन हो गया था। लगभग 700 क्षेत्रों में पोप के क्षेत्र बटे थे और पोप की बहुत कमाई होती थी, और जो सिद्धांत ये पारित कर देते थे, उन डॉक्ट्रिन्स को राजा तक पलटने की हिम्मत नहीं करते थे। तो नेचुरल है कि राजा और आम लोग इनसे बिल्कुल दबे हुए रहते थे। तो यही कारण है कि इनके विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। चर्च हैज टर्न इनटू एन इंस्टीट्यूशन फुल ऑफ ग्रीड, इमोर्टलिटी एंड इग्नोरेंस। जो चर्च थे वो आपके लालच के और जो अनैतिकता के और अज्ञानता के केंद्र बन गए थे। दूसरों को ये लोग शिक्षा देते थे और खुद इन्हीं बातों में इंडल्ज रहते थे। दूसरों को तो अच्छे उपदेश देते थे, लेकिन चर्च के जो पदाधिकारी थे वो भ्रष्ट हो चुके थे। उनका उद्देश्य क्या था? तो इन जो पोप थे और उनके जो क्लर्जीज थे, जो धर्माधिकारी थे, तो उनका उद्देश्य था पॉलिटिकल पावर प्राप्त करने का, मैटेरियल पोजीशंस एंड प्रिविलेज्ड पोजीशन इन पब्लिक लाइफ, यानी कि राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करना और समाज में एक विशेषाधिकार वाली पोजीशन को प्राप्त करना। द चीफ एम ऑफ मैनी हाई क्लर्जीज, यही उनका मुख्य उद्देश्य था कि कोई भी उनकी अथॉरिटी को चैलेंज ना कर पाए, इस प्रकार का उनको प्रिविलेज मिलना चाहिए, ये उनका विशेष उद्देश्य था। तो जो पोप थे और बिशप थे, बिहेव्ड मोर लाइक किंग्स एंड प्रिंसेस, राजा और राजकुमारों की तरह व्यवहार करते थे, रादर देन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल गाइड्स। बजाय भाई उनका उद्देश्य, भाई उनकी जो पद था वो धार्मिक गाइड के रूप में काम करना था, रिलीजियस गाइड के रूप में काम करना था, उसको ना करके राजा महाराजाओं की तरह व्यवहार करते थे। और दूसरा बहुत बड़ा कारण ये था कि जो चर्च थे was also exempted from paying taxes. Instead of the church used to collect tax like the
तिथे 1/10 ऑफ द इनकम। तो यह कहने का आशा यह है कि चर्च की आमदनी तो बहुत ज़्यादा थी और आमदनी के बावजूद भी चर्च टैक्स नहीं दिया करते थे, और टैक्स नहीं देते तो ये तो अलग बात थी, इसके बावजूद भी वो आम लोगों से उनकी इनकम का 1/10 भाग टैक्स के रूप में, जिसको टिथे कहते थे, उसके रूप में वसूलते थे। अपने यहाँ भी भारत में सुना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय का 10वां भाग दान करना चाहिए। तो ये जो धार्मिक चमचे होते हैं या कह सकते हैं बिचौलिए, इनका धंधा ही यही है। और ये तो यहाँ तक तो बर्दाश्त भी कर ली जाए, लेकिन ये बात कहाँ तक तुक उठता है कि पापों की मुक्ति के लिए सेल्स ऑफ इंडल्जेंस, ग्रांटिंग पार्डन्स फॉर एनी सिन कमिटिंग इन लाइफ ऑफ मनी, यानी कोई भी पाप किया हो आप उनके क्षमा पत्रों को खरीद लेते हैं, तो इसका मतलब है आपके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। चाहे कितने भी पाप कर लो, गंगा में डुबकी लगा लो, सारे पाप जो है धुल जाएंगे। तो ये बात हमें तो हजम होती नहीं। तो यही कारण है कि मार्टिन लूथर को भी ये बात हजम नहीं हुई, तो उन्होंने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को शुरू कर दिया। पॉलिटिकल कारण क्या थे? भाई हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, तो किंग और क्वीन प्रिंसेस भी स्वतंत्रता चाहते थे। द पोप्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड कीन डिजायर अमॉन्ग किंग्स फॉर फ्रीडम फ्रॉम इट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफॉर्मेशन। भाई जो पोप का इन्फ्लुएंस था राजा और राजकुमार पे बहुत ज़्यादा था, और उनके अंदर भी स्वतंत्रता की भावना थी। तो यही कारण है कि उन्होंने मार्टिन लूथर का साथ दिया। अब दूसरा आता है रेनेसां का इफेक्ट। अब रेनेसां का इफेक्ट क्या है? देखिए, जब रेनेसां 14th सेंचुरी में स्टार्ट होता है, तो द रेनेसां मूवमेंट क्रिएटेड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी अमॉन्ग द मासेस। तो लोगों के मध्य में अब इंक्वायरी की स्पिरिट आ गई। अब लोग तर्क करने लगे कि क्या सही है और क्या गलत है, यानी कि रीजनिंग की बात, स्पिरिट उनके अंदर आ गई। दे बिगिन टू रीड द बाइबल एंड रियलाइज्ड दैट द एक्टिविटीज ऑफ द चर्च एंड द क्लर्जी वर नॉट अकॉर्डिंग टू द परसेप्ट ऑफ द होली बुक। अब उन्होंने बाइबल को पढ़ लिया, बिकॉज बाइबल का ट्रांसलेशन शुरू हो गया। और आप जानते हैं कि जॉन विक्लिफ ने 1382 में लैटिन से बाइबल को इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो ये जो ट्रांसलेशन था, और कई भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ, तो उसको लोगों ने पढ़ा और उनको जानकारी मिली कि जो बात पादरी लोग कर रहे हैं और जो उस होली बुक में लिखा है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो लोगों की आंखें खुली और उन्होंने नया धर्म अपनाना शुरू कर दिया। इवन ऑर्डिनरी पीपल लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ क्रिश्चियनिटी बिकॉज द बाइबल हैड बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस। पहले किन किन भाषाओं में थी आपको पता होगा? ग्रीक, हेब्रू और लैटिन, इन 3 भाषाओं में बाइबल थी। और पुरानी जो बाइबल थी, ओल्ड टेस्टामेंट, वो हिब्रू और ग्रीक में थी। लेकिन विक्लिफ ने जिसको ट्रांसलेट किया, वो लैटिन वल्गेट को ट्रांसलेट किया, लैटिन भाषा को ट्रांसलेट किया। तो अदर लैंग्वेजेस में जब इसका ट्रांसलेशन हुआ, तो जो स्क्रिप्ट की जो जानकारी थी, तो लोगों के बीच में पहुंची और उन्होंने इसके अंतर को जाना। अब इसमें जो सुधार था वो क्या किया? प्रश्न उठता है कि सुधार तो हुआ, लेकिन व्हाट डिड इट रिफॉर्म्ड? इस आंदोलन ने कौन कौन से सिद्धांतों को सुधारने की कोशिश की? तो ये आपके कुछ सिद्धांत हैं
जिनको आपको जानना चाहिए, सारे नहीं है, कुछ हैं, क्योंकि उन्होंने तो 95 थीसिस लिखी थी, तो इनमें तो 4-5 की बातें कर रहे हैं। द रिफॉर्मेशन रिजेक्टेड द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स ऑफ द चर्च ऑफ रोम। पहला है द डॉक्ट्रिन दैट पोप वॉज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑन क्रिश्चियनिटी। तो डॉक्ट्रिन थी कैथोलिक, उनका सोचना था कि पोप जो है वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, लेकिन जो रिफॉर्मर्स ने डिक्लेयर किया दैट द स्क्रिप्चर्स आर द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑन द अफेयर्स ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक मामलों में जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो धर्म ग्रंथ हैं, ना कि पोप और उनके पदाधिकारी। तो एक तो ये था। दूसरा था द रिफॉर्मर्स रिजेक्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांस सब्स्टिट्यूशन। जो ट्रांस सब्स्टिट्यूशन था उसको इन्होंने, उस सिद्धांत को इन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये क्या था, द आइडिया दैट ड्यूरिंग एकोरिस्ट द ब्रेड एंड वाइन यूज्ड फॉर कम्युनियन बिकेम द बॉडी एंड ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक युवा सृष्टिक एक सिस्टम होता है, वहाँ पद्धति है परम प्रसाद की। तो ये यहाँ पर जब ईसा मसीह ने अपने जीवन का अंतिम भोजन किया था, तो उसी भोजन के याद में, मेमोरी में, तो ये लोग रात्रि के भोजन में ब्रेड और वाइन वहाँ रखते हैं। और ये कहा जाता है कि ब्रेड और वाइन जो है वो जीसस क्राइस्ट का बॉडी और ब्लड बन जाता है, यानी ब्रेड जो है बॉडी बन जाती है और वाइन जो है वो ब्लड बन जाती है। तो ये सिद्धांत की मान्यता थी, तो कि जो तत्व हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं, उनमें ट्रांस सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो लेकिन इन्होंने इस सिद्धांत को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। दूसरा था कि द डॉक्ट्रिन दैट वर्जिन मैरी द मदर ऑफ क्राइस्ट मस्ट आल्सो बी वर्शिप्ड, द रिफॉर्मर्स रिजेक्टेड इट। कैथोलिक डॉक्ट्रिन था कि वर्जिन मैरी जो कि जीसस क्राइस्ट की मदर थी, उनकी भी साथ में पूजा होनी चाहिए, लेकिन रिफॉर्मर चाहते थे नहीं, केवल जीसस क्राइस्ट की पूजा होनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था, द डॉक्ट्रिन दैट द स्क्रिप्चर मस्ट नॉट बी डिसग्रेस्ड बाय ट्रांसलेटिंग देम इनटू लैंग्वेज ऑफ द पीपल। रोमन कैथोलिक जो डॉक्ट्रिन थी कि आपके बाइबल और दूसरे जो ईसाइयों के धर्म ग्रंथ हैं उनको लोगों की आम भाषा में ट्रांसलेट करके उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन रिफॉर्मर्स चाहते थे कि जो स्क्रिप्चर्स हैं मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू द लैंग्वेज ऑफ द पीपल सो दैट दे माइट रीड देम। तो रिफॉर्मर्स चाहते थे कि उनको रीजनल लैंग्वेज में, लोगों की लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाना चाहिए, ताकि लोग उसमें जो सिद्धांत लिखे हैं, उसमें जो धार्मिक बातें लिखी हैं, उनकी जानकारी हो सके। तो यही कारण था जो रिफॉर्म हुए। फिर है हु वर अदर रिफॉर्मर्स ऑफ द रिफॉर्मेशन मूवमेंट, हाउ डिड रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्प्रेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द यूरोप। इस प्रश्न भी बन सकता है। अब यहाँ पर बात आती है ज्विंगली ज्यूरिक, जो कि स्विट्जरलैंड का लार्जेस्ट सिटी है। तो यहाँ पर इस मूवमेंट को चलाया ज्विंगली ने, और जिनेवा में जॉन कैल्विन ने
इस मूवमेंट को चलाया और यहाँ पर जो है कैल्वियन मूवमेंट, कैल्वियन रिफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों जब मिल जाते हैं तो जॉन नॉक्स स्कॉटलैंड में इस मूवमेंट को चलाते हैं और फिर ये मूवमेंट जो है प्रोटेस्टेंट मूवमेंट बन जाता है। फिर है हाउ डिड इट केम टू इंग्लैंड एंड व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ इट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड में कब आया। अब आपने पिछले भी पढ़ा कि हालांकि जॉन विक्लिफ जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और उन्होंने पहली बार कैथोलिक चर्च को चैलेंज किया और इन्होंने 1382 में जो लैटिन वल्गेट था, लैटिन वर्जन था बाइबल का, उसको मिडिल इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और एक मूवमेंट चलाया जिसको लॉलार्ड मूवमेंट कहा जाता है। लॉलार्ड का अर्थ विधर्मी होता है, ये आपने पिछले मैंने पढ़ाया इसको। दूसरे ही वॉज द फोर रनर ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, इसलिए जॉन विक्लिफ को प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का अग्रदूत कहा जाता है, फोर रनर कहा जाता है। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट ये बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही है कि दैट्स वाई जॉन विक्लिफ वॉज नोन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, कि इनको रिफॉर्मेशन का मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, शुरुआत करने वाला कहा जाता है। देखिए 1517 में मार्टिन लूथर ने शुरुआत किया है और ये बात हो रही है आपकी 1382 की, यानी कि ये 14th सेंचुरी के लास्ट की है और वो 15th सेंचुरी की शुरुआत की बात है, उसके दूसरे दशक की बात है। तो समझ गए होंगे कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन क्यों कहा जाता है। लेकिन यहां से रिफॉर्मेशन मूवमेंट की शुरुआत इंग्लैंड में नहीं होती है, इंग्लैंड में शुरुआत होती है बहुत बाद में, किंग हेनरी एर्थ के समय में। तो इन इंग्लैंड द कंट्रोवर्सी एरोज विद द ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इनटू इंग्लिश, बाइबल का ट्रांसलेशन इंग्लिश में होता है और 1511 में दूसरी बार बाइबल का जो है ट्रांसलेशन होता है। तो इस प्रकार की बाइबल की ट्रांसलेशन से इस मूवमेंट को काफ़ी धार मिली और धीरे धीरे ग्रेजुअली द होल कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू रोमन कैथोलिक्स एंड द रिफॉर्मर्स कॉल्ड प्रोटेस्टेंट्स। तो पूरा जो देश था इंग्लैंड वो दो भागों में बट गया, रोमन कैथोलिक में और प्रोटेस्टेंट में। लेकिन किंग जो हेनरी एर्थ थे उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की साइड ली थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अलग चर्च की स्थापना की। वो देखिए उसके पीछे कारण क्या था, इस बैकग्राउंड को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी अच्छी लगेगी। देखिए किंग हेनरी एर्थ की वाइफ होती हैं कैथरीन ऑफ एरगन, ये कई बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन पुत्र भी होते हैं, लेकिन कोई भी उनमें से जीवित नहीं बचता है सिवाय प्रिंसेस मैरी के। तो इनकी पुत्री मैरी बचती है, लेकिन ये चाहते हैं कि इनके सिंहासन पर पुरुष किंग बने, इनका पुत्र किंग बने। लेकिन जो कैथोलिक चर्च थे और जो ईसाई धर्म था उसने इनको डाइवर्स लेने के लिए अलाउ नहीं किया। तो फिर इन्होंने 1534 में द एक्ट ऑफ सुपरमेसी को ये लागू करते हैं
और इस एक्ट ऑफ सुपरमेसी से द किंग वॉज मेड द हेड ऑफ द इंग्लिश चर्च, द एंग्लिकन चर्चेस। तो इस एक्ट से राजा जो है चर्च का हेड बन जाता है। पहले हेड कौन हुआ करता था? पोप। अब इस एक्ट के कारण किंग सुपर हो गया, लेकिन सुप्रीम तो पोप रहते हैं। तो इन्होंने जो चर्च की स्थापना की वो एंग्लिकन चर्चेस कहलाए। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि कैथरीन ऑफ एरगन के बाद इन्होंने एन बुलियन से शादी की, और एन बुलियन भी मर जाती हैं, लेकिन इनकी एक पुत्री होती है एलिजाबेथ फर्स्ट। किंग हेनरी अर्थ तीसरी शादी करते हैं जेन सेमोर से, और इनसे एक पुत्र होता है एडवर्ड सिक्स्थ, और इनकी पत्नी 2 दिन बाद पुत्र को जन्म देने के बाद मर जाती है। अब इसके बाद क्या होता है? जो एडवर्ड फोर्थ होते हैं, एडवर्ड सिक्स, तो ये 1537 में इनका जन्म होता है, और अपने पिता की मृत्यु के बाद ये जो है गद्दी पर बैठते हैं, और केवल 1553 तक गद्दी पर रहते हैं, और इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि कमज़ोर बालक होता है। 17 वर्ष की या 16-17 वर्ष की आयु में बालक मर जाता है। अब उसके बाद जो क्वीन बनती है वो इनकी पहली वाइफ की पुत्री मैरी फर्स्ट बनती है। और इस मैरी फर्स्ट को आपने सुना होगा ब्लडी मैरी कहा जाता है। तो ब्लडी मैरी कहा के कारण क्या था आप समझ रहे होंगे कि इनकी माँ के प्रति जो अत्याचार हुए। क्यों? इनको डाइवर्स देने के बाद ही तो एन बुलियन से शादी हुई थी। तो इन्होंने जितने भी चर्चेस थे प्रोटेस्टेंट के, एंग्लिकन, वो सारे चर्च ध्वस्त करा दिए, और जितने भी प्रोटेस्टेंट जो फॉलोअर थे उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। तो यही कारण है कि इनको ब्लडी मैरी कहा जाता है। तो 1557 के लगभग इनकी मौत हो जाती है, और फिर क्वीन एलिजाबेथ आपकी फेमस क्वीन बनती हैं 1558 में, और जो 1603 तक रहती है। तो यही कारण था कि इंग्लैंड में रिफॉर्म शुरू होता है, और जो रिफॉर्मर्स और कैथोलिक में बीच में जो लड़ाई होती है, उसके बाद 1578 तक 1578 में रिफॉर्मर्स विक्ट्री रहते हैं, और प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना हो जाती है। अब इफेक्ट क्या होता है रिफॉर्मेशन का? इट ब्राउट द इंग्लिश लैंग्वेज इन फ्रंट, क्योंकि बाइबल ट्रांसलेट होती है इंग्लिश में, तो इंग्लिश मेन भाषा बन जाती है। द बाइबल वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस। इट डिस्ट्रॉयड द स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ पोप। द रिफॉर्मेशन अराउज्ड द फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म। पैट्रियटिज्म की फीलिंग का क्या भावना बात थी? देखिए, 2 पोप थे, एक पोप रोम में और दूसरा जर्मनी में, और दोनों ही पोप के पास चंदा पहुंचता था, 1/10 पहुंचता था। तो क्यों कोई पोप को अपना पैसा दे? तो इस प्रकार ये जो पैट्रियटिज्म की फीलिंग थी वो लोगों के मध्य में शुरू हो गई, राष्ट्रवाद की भावना शुरू हो गई। दे कंपेयर्ड देयर कल्चर, लिटरेचर एंड कंट्री विद द कल्चर एंड लिटरेचर एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो उन्होंने अपनी संस्कृति को दूसरे यूरोप के दूसरे देशों से तुलना करनी शुरू कर दी। और द रिफॉर्मेशन आल्सो गेव राइज टू द रिफॉर्मेशन लिटरेचर। तो इसके बाद रिफॉर्मेशन लिटरेचर की शुरुआत हुई। तो ये कुछ संक्षिप्त जानकारी थी रिफॉर्मेशन मूवमेंट की, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है पसंद करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाया, बहुत सारी जानकारी रह गई थी।
कभी वक्त मिलेगा तो उसके बारे में और बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।